कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो ज़हन में उतरती हैं और सवाल बनकर रह जाती हैं। आज उर्दू अफ़साने की दुनिया में एक ऐसा नाम जो नई नस्ल की नफ्सियात, साइंस के अमकानात और इंसान के अंदर के खौफ और ख्वाब सबको एक साथ छूता है। हम बात कर रहे हैं मारूफ अफ़सानेगार जनाब तौसीफ़ बरेलवी की। तौसीफ़ बरेलवी एक बहुत अहम नाम है नए अफ़साने की दुनिया में। नए अफ़साने के जब ज़िक्र आता है, नई नस्ल के अफ़सानों का जब ज़िक्र आता है, तो उसमें तौसीफ़ बरेलवी का नाम ज़रूर आता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा है बहुत कमाल का लिखा है। ज़हनज़ाद इनके अफ़सानों का मजमूआ है। ज़हनज़ाद की अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि 2023 ईस्वी में साहित्य अकेडमी ने इन्हें इस किताब के लिए युवा पुरस्कार से नवाजा। वाकई ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है। अफ़सानों के अलावा इन्होंने तराजिम भी किए हैं। इन्होंने डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी की 2 किताबों का, एक है गोखरू और दूसरी है केती कोती, इन किताबों को इन्होंने तर्जुमे किए और दोनों ही किताबें बहुत मकबूल हुई। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी। एक है उनमें से रूमी के सुहाने दिन, जो कौमी कौंसिल ने जैसे शाये किया, और दूसरी है खोई हुई चींटी। तो ये है इनका एक मुख्तसर सा तारुफ। हाँ, ये असल बात तो मैं बताना ही भूल गया कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और आजकल ये अबुल बरक़ात कॉलेज में बहैसियत मदरिस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं जनाब तौसीफ़ बरेलवी साहब से। मोहतरम तौसीफ़ बरेलवी साहब, डबल जेड मीडिया के आज के इस शो में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि इनकी पैदाइश बरेली की है और तालीम भी इन्होंने एमए तक बरेली में ही हासिल की और उसके बाद डॉक्टरेट इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और फ़िलहाल ये अलबरकत कॉलेज में दर्स तदरीस में लगे हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि ये बहुत अच्छे, यानी बहुत ही अच्छे अफ़सानेगार हैं और इनके अफ़सानों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये लकीर का फ़कीर नहीं है। बहुत कुछ अलग हट के सोचने की कोशिश करते हैं, रिवायत से हट कर लिखने की कोशिश करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इस खूबी का एतराफ़ साहित्य अकेडमी ने भी किया और गुज़िश्ता साल इनको युवा पुरस्कार, जो कि बहुत अहम एक इनाम है सरकार की तरफ से, उससे इन्हें नवाजा गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ये मेरी दावत पर आज स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आज हम लोग इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो आप कुछ अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन के आप बरेली के कुछ हालात पहले बताइए शुरुआत से। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आया हूँ, तो जब से आया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपका स्टूडियो देख करके, आपकी मेहनत और लगन देख करके कि डबल जेड स्टूडियो में आप किस मेहनत से काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में और भी बड़े काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये कि इस पहल के लिए आपको मुबारकबाद। दूसरा शुक्रिया। ये कि
मैं अभी बस मैंने तो अपना सफ़र शुरू ही किया है, तो बहुत कुछ नहीं है मेरे पास बताने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि एमए तक तालीम बरेली में हासिल की और एमए से पहले-पहले मैंने 12th तक साइंस में पढ़ाई की है और बायोलॉजी पढ़ रहा था, एमबीबीएस में जाना था। ये मुझे ये शक था मुझे, ये मैंने ये क्लियर नहीं था। मुझे ये शक था कि आपकी बुनियादी तालीम साइंस में है, क्योंकि आपसे पहली मुलाकात साइंस कांग्रेस में हुई थी साइंस कांग्रेस हैदराबाद में। जी, जी, जी। ठीक है, तो जाहिर है कि अदब का आदमी हैदराबाद साइंस कांग्रेस में नजर आ रहा है, तो ये है कि तो साइंस में मैं काम करना चाहता था और एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था और करते-करते वो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं एकदम लाइन चेंज हुई और मैं उर्दू में बरेली कॉलेज है वहाँ बरेली में, तो उसमें काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1837 का एस्टैब्लिश है। तो उसमें मैं चला गया और वहाँ पर बीए मैंने किया और फिर एमए भी वहीं से किया, उर्दू में किया एमए और फिर मैं उर्दू की मज़ीद तालीम के लिए, आला तालीम के लिए मुझे अलीगढ़ आना पड़ा और बल्कि कहना चाहिए कि मौका मिला। तो फिर मैंने अलीगढ़ में अपनी आकर के डॉक्टरेट मुकम्मल की। तो ये मेरा एक छोटा-सा सफ़र है अभी तक का। बाकी मैं अलबरकात कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ में अलीगढ़ में ही कॉलेज है, वहाँ पर अपनी खिदमत दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तालीम की तो बात हुई, अदब की तरफ झुकाव कैसे हुआ? हाँ। आप जाहिर है कि आप साइंस के जी, स्टूडेंट जी, थे, जी। तो वही हाल मेरा भी है। जी, मैं जी। भी साइंस का ही, मेरी बुनियाद भी साइंस की है। जी, जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अदब की तरफ ये हाँ, बिल्कुल। झुकाव कैसे ये हुआ? सवाल मेरा पसंदीदा सवाल है क्योंकि बचपन में भी मुझे एक्सपेरिमेंट का बड़ा शौक था। तो बचपन से एक्सपेरिमेंट करते-करते मैं और मेरा एक छोटा भाई तौहीद नाम है उसका, तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे। कभी कीड़ों-मकोड़ों को पकड़ करके कभी कुछ इस तरह से। 12th तक भी मैं एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था और कुछ पौधों के ऊपर मैं मैग्नेटिज़्म के असरात देख रहा था और या फिर मैंने कुछ मकड़ियाँ घर में पाली हुई थी। मेरा जो कमरा था उसमें कोई भी आसानी से जाता नहीं था इसलिए कि क्या पता कौन-सा जानवर मैंने वहाँ बंद करके अच्छा, रखा हुआ ये हो। बात है। जी, तो मैं ये 12th तक ये सारी चीज़ें कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगले साल मैं सीधे उर्दू में पहुँच जाऊँगा और इन तो सारी अचानक उर्दू में जाने की वजह क्या हुई? वजह तो बस ये थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ के जो यहाँ डिस्क्लोज़ शायद ना कर अच्छा, पाऊँ मैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ाई छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री जाना चाह रहा था उस वक़्त। तो फिर घर वालों ने समझाया कि नहीं पढ़ाई मत छोड़ो और बीए ही कर लो। चलो ठीक है उधर मत जाओ। तो फिर बीए करके मैं पढ़ने लगा। मैंने उर्दू और अरेबिक सब्जेक्ट भी लिया था। वो सिर्फ़ इसलिए लिया था ताकि मैं फ़ेल हो जाऊँगा और फिर मैं आसानी से पढ़ाई छोड़ दूँगा, ये कह कर के कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब उर्दू पढ़ने लगे तो उसमें दिलचस्पी पैदा हुई और कॉलेज का जब सालाना प्रोग्राम होता है जो हर साल हुआ करता था तो उसमें भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की कि मैं उसमें कुछ पेश करूँगा। तो वहाँ से दिलचस्पी मेरी शुरू होती गई अदब में और धीरे-धीरे फिर मैं कुछ ना कुछ लिखने लगा। छोटे-छोटे मज़मून या फिर कहानियाँ और यहाँ तक कि शुरुआत मैंने ग़ज़लों से की थी और ग़ज़ल का रदीफ़ और काफ़िया भी नहीं पता था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की वहाँ से। हालाँकि बाद में धीरे-धीरे चीज़ों को सीखा, समझा लेकिन अच्छा कोई उस्ताद ना मिल पाने की वजह से ग़ज़ल के मैदान में मैं बहुत देर तक रुक ना सका और धीरे-धीरे फिर मैं कहानियों की तरफ माइल होता गया। लेकिन जब अलीगढ़ पहुँचा तो मुझे एक बड़ी ज़मीन मिली, अपने पैरों को फैलाने के लिए बड़ा आसमान मिला और बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेसर मिले जिनको हम सिर्फ़ किताबों में पढ़ते थे। तो उनको मैंने बाकायदा वहाँ देखा तो हमें हैरत ये होती थी क्योंकि एक छोटी-सी जगह से निकल कर के एक बड़े एजुकेशनल हब में आ जाना, तो मेरे लिए एक तो बड़ी बात थी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे इलाके में या कहीं भी बहुत सारी जगहों पर ये होता था कि अलीगढ़ में अगर जा रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि अलीगढ़ में जा पा रहे हैं। तो वहाँ पर हम लोग ये सोचा करते थे कि प्रोफ़ेसर तारिक शतारी या और भी बहुत सारे जो राइटर हैं, वो पता नहीं कितनी उम्र के होंगे या कितने पहले रहे होंगे। लेकिन वहाँ जब देखा कि वो तो हैं अभी यूनिवर्सिटी में ही हैं, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ें लगी हम लोगों को कि राइटर्स से डायरेक्ट मुलाकात हो पा रही है। क्योंकि हमारे इलाके में तो ये सब नहीं था कि राइटर से आप डायरेक्ट मिल जाहिर है, पाएँ। एक छोटी जगह ये से लगता आए, था बड़े कि राइटर तो कभी कोई होंगे बहुत पहले जो अब नहीं होंगे दुनिया पर, उनकी किताबें हम पढ़ते हैं, ये लगता था। तो इस तरह से जब हम मिले बहुत सारे लोगों से, उनमें प्रोफ़ेसर तारिक शतारी साहब का नाम इसलिए पहले लूँगा क्योंकि अफ़साना होता क्या है और क्यों होता है, किसके लिए होता है,
ये सारी चीजें बताने वाले वही तारीख शख्स बहुत थे। बड़ा नाम। जी जी। ये तो अफसाने के मैदान में कह सकते हैं कि उन्होंने मैंने उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, और उन्होंने अपने क्लब में मुझे मौका दिया था। उनका क्लब था फर्स्ट फ्राइडे क्लब। तो वो अपने नौजवानी के दिनों से उस क्लब को चला रहे थे अपनी स्टूडेंट लाइफ से। तो कभी उस क्लब का नाम कुछ और होता था, कभी कुछ और, बदल बदल के फिलहाल जब मैं पहुंचा था वो उस क्लब का नाम था फर्स्ट फ्राइडे क्लब। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ठीक है उस क्लब में आइए। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने अपनी कहानी पढ़ी। वहाँ पर प्रोफेसर मौला बख्श साहब, डॉक्टर मोइद रशीदी साहब, और डॉक्टर राशिद उमर राशिद साहब, और डॉक्टर खुर्शीद अहमद साहब, ऐसे प्रोफेसर से मुलाकात हुआ करती थी। और एक और ख़ास बात ये थी कि उस दिन अगर कोई हिंदी या उर्दू का अदीब अलीगढ़ शहर में अगर होता था तो उसको भी मदऊ किया जाता था। तो इस तरह से महीने के पहले जुमे को ये प्रोग्राम हुआ करता था। इसी वजह से ये नाम जी, फर्स्ट फ्राइडे क्लब। तो फर्स्ट फ्राइडे। वहाँ पर जाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और मेरी कहानियाँ जो हैं मैंने अपने किताब के देबाचे में लिखा है कि उसी क्लब की भट्टी में पक कर के निकली हैं। जो ज़हनज़ाद मेरा पहला मजमुआ है, तो उसकी ज़्यादातर कहानियाँ उस क्लब में पढ़ी गई हैं। और वहाँ पर ऐसी-ऐसी तनकीद होती थी कि लगता था कि मैंने ये कहानी क्यों लिखी है। फिर बाद में आकर के हम उसको तरमीम करते थे, बदलते थे या फाड़ के फेंक भी देते थे। तो उस क्लब का ये फ़ायदा मिला है कि बहुत सारी इस्लाह वहाँ पर मुझे मिली, और बाद में लोगों ने सराहा भी वहाँ पर, तो हौसला अफ़ज़ाई भी की। तो इससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए और फिर मैं कहानी की तरफ माइल हुआ। तो ये था मेरा एक छोटा-सा सफ़र, और 2020 में मेरा मजमुआ ज़हनज़ाद आ गया, और कुछ तराजिम भी किए हैं, वो किताबें भी शाये हो गई हैं, और मज़ामीन लिखता रहता हूँ इको क्रिटिसिज़्म पर आजकल, जो कि जिसकी ज़रूरत भी है, तो मैं उस पर लिख रहा हूँ। तो ये है बस छोटी-सी कायनात। तो शुरुआत साइंस से हुई जी, जी। और अदब में आ गए, तो साइंस को फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने? बिल्कुल भी साइंस तो में कुछ लिखने की कोशिश नहीं की? साइंस में लिखने की कोशिश तो नहीं की है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मेरी कहानी अगर आप पढ़ें, तो उनमें साइंस का एस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। जैसे कि ताज़ीब एक कहानी है मेरी, उसमें आप देखिए जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, या फिर हम कहेंगे कि जो पूरा इकोसिस्टम हमारा जो बर्बाद हो चुका है, उसको लेकर के मैंने चीज़ें लिखी हैं। लोग दूसरे प्लैनेट पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं उस दौर में साइंस भी। फिक्शन। साइंस फिक्शन, हाँ, कह सकते हैं। साइंस अभी फिक्शन। हाल ही में मैंने एक कहानी जो लिखी थी तहतुस सरा की दुखती रगें, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन वही चीज़ें, पेड़ों को बचाने को लेकर के कुछ मैंने कोशिश की है, उसमें कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो ये है, तो साइंस कहीं न कहीं तो ज़िंदगी में रहेगा और कहानियों में रहेगा मेरी, वो नहीं शायद छूटेगा। अलबत्ता साइंस पढ़ लेता हूँ, साइंस की कुछ चीज़ें, कुछ रिसर्चेज़ या और भी कुछ पढ़ने को मिल जाता है, तो या साइंसदानों की ज़िंदगी के बारे में, वो पढ़ लेता हूँ। बहुत कम लोग हैं लिखने वाले साइंस की, जी, जी। जो साइंसी मज़ामीन वगैरह, तो थोड़ा-सा उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं देखता हूँ। जो साइंस के जो रसायल हैं जी, जी, उनमें, जी। हाँ, मस्नूई ज़हानत पर भी क्योंकि अभी मैंने हाल ही में लिखा है एक मज़मून। साइंस वाले उर्दू लिटरेचर से दूर होते हैं, जी, इसलिए जी, जी। सारे साइंस वाले लिख नहीं पाते हैं। जी, जी। वही लोग लिख पाते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ अदब अदब का, हाँ। का रुझान मौजूद होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, ये तो ठीक है। तारिक साहब को आपने बहुत करीब से देखा है, जी, जी। तो उनके बारे में कुछ बताएं। जी। मैं जब पीएचडी करने के लिए यहाँ पर आया था, तो मैं चाहता ये था कि मुझे उन्हीं के साथ पीएचडी करने का मौका मिले। मैं उनके साथ ही पीएचडी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उनके क्लब में जाने का मौका मिला, और उनसे राब्ता रहता था डिपार्टमेंट में भी, और इसके अलावा क्लब में या अलग से भी। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी मैंने। तो उनकी जो नौजवानी के दिन थे उस ज़माने में, 70 के आसपास जिन नौजवानों ने लिखना शुरू किया था उर्दू में, उसमें सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, तारिक शतारी साहब हैं, और इनके अलावा गज़नफ़र साहब हैं, और आप देखेंगे कि उन्हीं के आसपास थोड़ा-सा ज़ौकी साहब थोड़ा आगे-पीछे, है ना? और इनसे थोड़ा-सा सीनियर आप देखें, मुंबई में अगर देखें, अनवर खान हैं, अनवर कमर हैं, ठीक है? साजिद रशीद थे, वो भी आसपास के ही थे,
है ना? तो इन लोगों ने जो उर्दू में अफ़साना निगारी को जिस तरह से फ़रोग़ दिया, तो उसमें ये था कि एक पैगाम आफ़ाक़ी भी इनके दोस्त हुआ करते थे, वो भी अच्छा, उनके अलीगढ़ दोस्तों से, में वो भी हाँ, थे। अलीगढ़ से ही उनकी भी तालीम हुई थी। तो ये सब एक साथ है, उस वक़्त में अलीगढ़ में अहमद रशीद अलीग साहब, तो ये सब अलीगढ़ में एक साथ एक ही वक़्त में प्रोफ़ेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब, एक साथ ये लोग तालीम हासिल कर रहे थे और हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में उन्होंने मुलाज़िमतें की और ये सारी चीज़ें की, लेकिन उर्दू अफ़साने को फ़रोग़ भी दिया साथ-साथ में। तो वो कहने का मतलब ये है कि 70 की दहाई का जो उर्दू अफ़साना था, तो वो जदीदियत के हिसार से बाहर आ रहा था और माबादी जदीदियत की तरफ जा रहा था और कहानीपन की वापसी हो रही थी। तो उस दौर में इन लोगों ने, इन हज़रात ने उर्दू अफ़साने को बहुत कहना चाहिए कि नए सिरे से ज़िंदा किया, रिवाइव किया और उर्दू में कहानीपन की वापसी हुई। क्योंकि उर्दू अफ़साने में कहानीपन लौट आया इसलिए क्योंकि उससे पहले जो लिखे जा रही थी कहानियाँ उसको आप देखेंगे जदीदियत का जो दौर था, उसमें बड़ा ही मुबहम और कुंतलक इबारतें थीं। तो उसको समझना हर कस और नाकस के लिए तो आसान नहीं था। तो पहेली-नुमा कहानियाँ या फिर सिम्बल्स, सिम्बॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट कहानियाँ, हाँ, वो तो तजरीदी कहानियों से निकल कर के इन लोगों ने जो स्टेप लिया था वो ज़्यादा अच्छा था और वो कहानियाँ फिर समझ में आ रही थी। हालाँकि हम ये नहीं कह सकते कि वो अलामतों से पूरी तरह से पाक थीं और होना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है कि वो कहानी है, कोई अखबार की रिपोर्ट नहीं, क्योंकि अलामतें होंगी कुछ ढकी-छिपी नहीं, अंदाज़ में कि ये अगर अपनी जगह है, लेकिन जी, जी। जैसा मेरा मेरा अपना भी जो जी, जी। ख़्याल है इस बारे में कि उर्दू कहानियों को, उर्दू अफ़साने को या उर्दू नावलों को जी, जी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा है, हुँ, वो हुँ। उसी दौर में पहुँचा है, जी, जी। जदीदियत के दौर में पहुँचा है। इसकी मैंने खुद देखा, उस वक़्त तो मैं भी ज़ेर तालीम था, तो वो दौर ऐसा था कि लोग कहानियाँ पढ़ते थे। नॉवेल पढ़ने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी। हुँ, हुँ। उर्दू के जो नॉवेल निगार थे उस ज़माने में काफ़ी मकबूल हुआ करते थे। जी, जी। पब्लिकली ये चीज़ें बहुत राइज थी, लोग पढ़ते थे किताबें। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ और अदब में ये जो मुबहम चीज़ें आने लगी और ऐसी-ऐसी चीज़ें, नज़्में भी वैसी, ग़ज़लें भी वैसी, कहानियाँ भी वैसी। इससे एक नुकसान ये हुआ कि अवाम, हुँ। लोग जो है उससे दूर होते चले गए। उर्दू अदब से उसके कारी छीन दिए लोगों ने। अब होता क्या था, जो लोग लिखते थे वही पढ़ते भी थे। हुँ, हुँ। आम आदमी दिमाग पच्ची नहीं करने जाता था, ये चीज़ थी। लेकिन खैर वो एक दौर था, वो ख़त्म हुआ जी। और उसके बाद फिर जब मावाद जदीदियत का दौर आया, कहानीपन वापस लौट के आई, जी। तो फिर उसके बाद फिर ठीक हो हाँ, गया। ये तो है और अब हम इस दौर में अगर देखते हैं उन लोगों ने तो अपना काम किया 70 के बाद या 80 के बाद, कुछ 90 के बाद कुछ लोगों ने। इधर हम लोगों ने जो लिखना शुरू किया उसको तो अब उसमें कहानीपन है पूरा। हाँ, कहानीपन तो है। अब हम लोगों ने 10 के बाद से तकरीबन आप शुमार कर सकते हैं। हालाँकि मेरी जो ठीक-ठाक कहानियाँ आई हैं, वो 15 के बाद ही आई हैं। बल्कि 16 से या 15 से आप देखेंगे। पिज़्ज़ा बॉय मेरी पहली कहानी थी, अगर सही मायने में देखा जाए तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा लोगों ने मुझे जाना। तो अब चीज़ें जो हैं वो मैं लिख रहा हूँ या हमारे और जो हमारे अहद के और भी अफ़साना निगार लिख रहे हैं, तो वो कम से कम उन चीज़ों को देख कर के लिख रहे हैं जो अभी सामने हमारे हो रही हैं या जो होने वाली हैं, कम से कम उनमें सेंसिबिलिटीज़ हैं। तो जदीदियत की तरफ वो अलामतें तो ख़ैर नहीं हैं। अलबत्ता ये है कि आज के दौर को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इंसान शुरू से ही कहानी पसंद रहा है। जी, जी, बिल्कुल। जब जब हम गारों में रहते थे, हाँ, उस तब दौर भी से लोग बिल्कुल, कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। बिल्कुल। तो इसमें वो अलामतों को ला करके इस तरह से हुँ, तो एक लोगों को उससे मुतनफ़िर कर दिया गया, वो लोग उससे दूर हो गए। हुँ, आज भी हमें जो पुरानी कहानियाँ हैं, जी। पुराने दौर की जो राइटर्स थे, हुँ, हुँ, प्रेमचंद को लोग आज तक क्यों याद रखे हुए हैं? बिल्कुल। उनकी एक-एक कहानी याद है। आज कफ़न को कोई भूल सकता हुँ, है ना? तो
ये जो कृष्णचंद्र की कहानियां ये हो या जो भी जी, उस जी। दौर के जो लोग थे, जहाँ कहानीपन है, वो कहानी पढ़ने के बाद अगर कहानी अच्छी हो तो वो ज़हन में चिपक के रह जाती है। आपकी कई कहानियाँ हैं, खुद मैंने पढ़ी, वो पिज़्ज़ा बॉय, जी, जी। है ना? तो वो कहानीपन है उसमें, बहुत ज़बरदस्त एक उसका एक जो कहानी का एंड बड़ा ज़बरदस्त है। तो फिर उसके बाद तारीख के बाद फिर और भी उस्ताद थे जैसे कि प्रोफ़ेसर मौला बख्श साहब, मैं उनके अंडर में पीएचडी कर रहा था। अच्छा, तो मौला बख्श साहब जी, के जी, अंदर। प्रोफ़ेसर मौला बख्श मरहूम। जी, जी, जी। अब मामला ये था कि मैं उनके अंडर में पीएचडी कर रहा था, तो जब मैं कहानियाँ लिखने लगता था, तो कहानियों वाला जो स्टाइल है वो अलग होता है ज़ाहिर है कि, और पीएचडी जो लिखनी है वो एकेडमिक लैंग्वेज में लिखनी है। तो एकेडमिक और लिटरेरी लैंग्वेज दोनों में फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क जो है कभी-कभी मिट जाता था और मैं थीसिस में भी कभी-कभी मैं और वो का इस्तेमाल कर देता था, तो वो मुझे समझाते थे कि ये कहानी नहीं है, सही। ये आपकी थीसिस है। तो वो मुझे समझाया करते थे कि दोनों में फ़र्क होता है, एकेडमिक क्या होती है वो इसको बैठा के समझाते थे। तो वो मैं कहता था कि जी, जी, पता तो है मुझे लेकिन वो कभी-कभी हो जाता मौला था। बख्श बड़े ही जी, दिलचस्प जी। आदमी थे, बहुत ज़्यादा। और कहानियों पे भी खूब तनकीद किया करते थे मेरी और समझाते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज़ ऐसे, यहाँ पर ये बहुत अच्छा है या ये खराब है। लेकिन वो ये कहते थे पहले पीएचडी कंप्लीट कर लो उसके बाद में लिखना। तो मैं चुपके-चुपके कभी-कभी लिखता था और क्लब में ज़रूर जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी थी, बड़ी खट्टी-मीठी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी यूनिवर्सिटी और किताब हॉस्टल से। वो उर्दू में साइंस फिक्शन की रिवायत, जी, जी, जी। उसके इजरा में वो हुँ, हुँ। आए थे, जी, जी, जी। उन्हीं के जैसे हुआ था, प्रोग्राम हुआ, जी। तो मैंने देखा कि बहुत दिलचस्प आदमी, जी, बहुत बरजस्तगी उनके अंदर थी। बिल्कुल। वो बात बात पर लतीफे सुनाना और जी, हंसना, जी, जी। ये था उनके। लेकिन इतनी कम उम्री में बहुत अचानक वो चले गए, जी। बड़ा अफसोस हुआ। तो अलीगढ़ के कुछ हाँ, दिलचस्प अब किस्से जी, जी। सुनाइए। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अलीगढ़ के बारे में मैंने जो पढ़ा वो किताबों में पढ़ा था उर्दू की ख़ास तौर पर। तो मेरी ख़्वाहिश ये हुआ करती थी कि मैं भी अलीगढ़ जाऊँ पढ़ने के लिए। मेरे दोस्तों को मैंने बताया कि वहाँ जाना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए। तो उन लोगों ने कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन मैं ऐसा था कि मैं अलीगढ़ आया, पता किया मैंने कैसे क्या होता है, फ़ॉर्म कैसे करना है और ये सारी चीज़ें। ये सब पता करके वो कुछ बुक्स वग़ैरह लेकर के मैं गया तैयारी के लिए। तो एमए की कोशिश की थी, तो हम में से कोई एमए में नहीं पहुँचा वहाँ पर। पीएचडी में फिर बाद में मैं आ गया था, एंट्रेंस पास करके। तो ये था कि अलीगढ़ चूँकि पहले से ही ख्वाबों में आता था अलीगढ़, कि अलीगढ़ आना ही है। दूसरी चीज़ ये कि अलीगढ़ का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो यादगार ना हो। तो अब तक की ज़िंदगी में कुछ यादगार जी, लम्हे जी। क्या थे? तकरीबन 10 साल मुझे अलीगढ़ में हो गए, 15 से लेकर के अभी 25, तो 10 साल तो हो ही गए हैं। पीएचडी के बाद में भी अभी रुका हुआ हूँ। कोरोना के दिनों में बस घर जाना हुआ था। तो ये था कि दोस्तों के साथ में ढाबे पर बैठना, शमशाद में जाकर के वही चाय पीना, ये सारी चीज़ें। हालाँकि मैं चाय अभी भी बहुत कम पीता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर के पी लिया करते थे। या फिर मैं चूँकि रहता था सर सैयद नॉर्थ में, जो हमारा हॉल था, सर सैयद नॉर्थ में, और सर सैयद साउथ जो हॉल है उसमें भी दोस्त हुआ करते थे, रहते थे। तो जाना-आना होता रहता था दोनों हॉल्स में, दोस्त इधर से उधर, उधर से इधर। तो मेरी कई कहानियाँ वहाँ नॉर्थ में जो एक नीम का पेड़ है, मेरा रूम नंबर था 66, तो उसके सामने इधर मैदान में एक नीम का पेड़ था, बल्कि मैदान नहीं कहेंगे उसको, पार्क कहेंगे। पार्क जैसा बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है। तो उसके नीचे पत्थर की कुछ बेंच लगी हुई हैं बैठने के लिए। मैं वहाँ बैठ कर के कहानियाँ लिखा करता था। तो मेरे लिए बड़ा यादगार जगह वो भी है। उस पेड़ से मेरी बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। मैंने उसका ज़िक्र अपने किताब के दिवाचे में किया हुआ है। अच्छा, जी, जी। अच्छा। और इसके अलावा ये कि उसमें रहने वाले परिंदे और गिलहरियाँ, वो सब भी, उनसे भी बड़ा दिली वाबस्तगी हुआ करती थी उन दिनों। तो उनको कुछ खाने-पीने के लिए डालना, ये सब रोज़ का काम था। और शाम के वक़्त में शमशाद में जब दोस्त इकट्ठा हुआ करते थे या मेरे कुछ सीनियर थे, तो उनके साथ में जा कर के वहाँ शमशाद में बैठना, वहाँ पर बातें करना, और चाहे कोई-सी भी बात चल रही हो, कहीं न कहीं से उसका घूम-फिर करके और वो उसमें से अल्फ़ाज़ या कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक निकाल कर के उर्दू की तरफ मुड़ जाना। और अच्छी-खासी ऑब्जेक्टिव सवालों की तैयारी भी ढाबे पर हो जाती थी।
जो नेट या जेआरएफ में लोगों के काम आती है, इस तरह की भी बातें, या कुछ और लफ्ज़ों के बारे में बातें हैं। बहुत सारी बातें हुआ करती थी कि इसका क्या मीनिंग होगा अरबी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे जो साथ में सीनियर थे वो कहीं न कहीं मदारिस से पढ़ कर के आए हुए थे। तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, जो हमारे सीनियर हज़रात थे। तो तलफ़्फ़ुज़ को लेकर के बड़ी बहसें हुआ करती थीं। मेरा तलफ़्फ़ुज़ चूँकि बहुत अच्छा नहीं था, तो अलीगढ़ के ढाबों पर बैठ कर के सीखा, प्रोफ़ेसरान से सीखा और बहुत सारे लोगों से सीखा। तो ये बड़ा यादगार लम्हे थे मेरे लिए, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। और मैं अभी भी शमशाद में जाता हूँ तो वहाँ पर रुकता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, कैसे लोग क्या कर रहे हैं। ढाबे वाले हैं या कुछ और ठेले लगे हुए हैं जिनको वहाँ पर ढकेल कहा जाता है आमतौर पर अलीगढ़ में। क्या? ढकेल, ठेलों को ढकेल वो कहा जाता ठेलों को है। जी, जी। वो चूँकि ढकेला जा रहा है हाँ, तो इसीलिए। इसीलिए ढकेल। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मैं बड़े गौर से देखता हूँ, लोग जो निकल रहे होते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं उनको, मुझे लगता है कि मेरी कहानी को किरदार यहाँ कहीं से मिल जाएँगे और मिलते भी हैं। तो मैं ऐसे ही कैप्चर कर लेता हूँ चीज़ों को, वहीं से उठाता हूँ। और यूनिवर्सिटी तो पूरी अपनी थी ही उस वक़्त में, तो वहाँ से भी चीज़ों को उठाया है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी जो हॉस्टल के अंदर ही हैं, अगर आप उनको देखें। और बहुत सारी ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट से लेकर के शहर तक हो या फिर किसी दूसरी जगहों पर भी। तो ये सारी चीज़ें थीं। और जो हमारा रूम पार्टनर था ज़हीर हसन साहब, उनके साथ में भी जाना-आना होता रहता था। कहीं प्रोग्राम हो रहा है कुछ, वो शायरी चूँकि किया करते थे, तो शायरी के प्रोग्राम में उनके ज़रिए से जाते थे, तो कम से कम सुनते ही थे। कभी कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कभी कैनेडी हॉल में हो रहा है प्रोग्राम, कभी किसी लड़कों के जो रहने के लिए हॉल हैं, उनमें हो रहा है, और कभी डिपार्टमेंट में हो रहा है, कभी पॉलिटेक्निक में हो रहा है मुशायरा। तो इस तरह से वहाँ तो रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम मिल ही जाता था। कभी स्ट्रेची हॉल जो है इसमें हो रहा है, तो इस तरह से जो भी अपने मतलब का प्रोग्राम होता था, वो देख लेते थे। एक चीज़ और बड़ा अच्छी लगती थी कि जब कभी भी फ़िल्म फेस्टिवल होता था यूनिवर्सिटी में, तो फ़िल्मों के पोस्टर लाइब्रेरी के सामने पास में ही लगा दिए जाते थे। वो जो रोड है उसके किनारे पर, तो उसमें पता होता था कि आज कौन-सी फ़िल्म चलेगी। तो वहाँ पर शोले और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, आमतौर पर ये ज़रूर दिखाई जाती थी। तो हम लोग जब उनको देखने जाया करते थे वहाँ पर कैनेडी में, तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों सिस्टम है। तो ऊपर ख़वातीन के लिए है और नीचे लड़के आमतौर पर बैठते हैं, हालाँकि नीचे के दोनों के लिए कॉमन है। ऊपर सिर्फ़ ख़वातीन ही जा सकते हैं, उनके लिए पर्सनल एरिया है, वो बैठ सकते हैं। तो फ़िल्म में अगर कोई रोमांटिक सीन आता है, तो नीचे से आवाज़ जाती है लड़कों की, सुना ऊपर वालों? अच्छा। जी। तो तो फिर कभी अगर हीरो की कहीं पर पिटाई हो रही होती है, तो अच्छा, ऊपर से आवाज़ आती है, देखा नीचे वालों? क्या बात है! तो ये सीन, ये चीज़ें बड़ा अच्छी वाक़ई, लगती थी। वाक़ई बहुत दिलचस्प। पर्दा भी है और मज़ाक भी चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तहज़ीब के दायरे में। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन मेरी ख़्वाहिश हुआ करती थी कि मैं भी कभी किसी इस तरह के हॉस्टल में जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या होता है। हॉस्टल्स में, जो गर्ल्स हॉस्टल, उनमें क्या होता है। लेकिन वहाँ ख़ैर इतनी पाबंदी है और वहाँ पर इस तरह की कोई वो देखना था इजाज़त, तो जेएनयू हाँ। में जाना था। जी, जी। तो बहुत किस्से सुने हैं जेएनयू जी, के। जी, जी। जेएनयू में तो ख़ैर बहुत आम बात है। तो वहाँ पर तो है एकदम प्रॉपर, अभी भी पाबंदी है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है एक तरह से। ज़हनज़ाद जो आपका मजमुआ है, उसके कई अफ़साने बहुत नफ़सियाती अफ़साने हैं। हुँ। वही शख्स लिख सकता है जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी की परख हो, समझ हो। उन अफ़सानों में कई अफ़साने इस तरह के हैं। साइंस भी है। एक अफ़साना मुझे याद आ रहा है, खुशबू का सफ़र। खुशबू का खाका। खुशबू का जी, जी। खाका। जी, जी। हाँ, तो एक तरह से वो साइंस फ़िक्शन है। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक अजीबो-गरीब इजाद। जी, जी। लेकिन वो उसमें नफ़सियात भी है, हुँ, साइकोलॉजी भी है। कह सकते हैं। उसके बाद वो सभी में है, तकरीबन सभी अफ़सानों में कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल टच है। पिज़्ज़ा बॉय में भी जी, वही जी। बात है। वो जो एक अफ़साना बड़ा अच्छा लगा, वो
रोबो इमाम वाला, क्या वो जी, 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 रगे जहाँ से करीब। रगे जहाँ से करीब। जी। हाँ, तो ये बिल्कुल अनोखा ये ख्याल हाँ, है कि वाक़ई आजकल जो इसको क्लब में। मसलकी जो इख्तिलाफ लोगों में इस कदर बढ़ गया है जी, जी। कि एक आम आदमी अगर ये चाहता है कि मैं किसी तरफ ना जाऊं अपने, हुँ, तो भी उससे क्या परेशानियां पेश आती हैं बिल्कुल, वो उसमें दिखाया गया है। बिल्कुल। और उसकी इंतहा वो वहां तक है कि हुँ। इमाम भी रोबोट हमें हो ऐसा गए। लगता था उस वक़्त में, और अभी भी कुछ पता नहीं है कि हम लोगों को इस तरह से तक़सीम कर दिया जाएगा एक दिन। और किया जा चुका है, किया जा ये चुका है। दिलों तो में तो है ख़ैर कि ये सब है ही। किया जा चुका है। ये कहानी फर्स्ट फ्राइडे क्लब में जब मैंने पढ़ी थी तो बहुत पसंद की थी। वहाँ पर की गई थी, और प्रोफ़ेसर मौला बख्श साहब, प्रोफ़ेसर तारिक शतारी साहब, मोहद्दिस रशीद साहब ने बहुत ही एप्रिशिएट किया था और बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की थी। मुझे लगा था ये लोग कहेंगे ये क्या है? लेकिन बाद में उन्होंने मुझे जब पढ़ ली मैंने कहानी तो बड़ा पसंद किया उसको, और मेरी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई भी हुई वहाँ पर, और कहा कि बिल्कुल नई चीज़ है। उर्दू अफ़साने में तो ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं लिखा होगा। अगर हम अफ़सानों को देखें तो कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो उस मजमूए में ऐसे कई अफसाने हैं जो उर्दू में उससे पहले नहीं लिखे गए। ये बल्कि उसमें कई अफसाने ऐसे हैं जो पुरानी नस्ल के लोगों को समझ में नहीं आएंगे। हाँ, ये वो आज की जो नई नस्ल है जी, जी। उनकी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, उनके जो टर्मिनोलॉजीज जी, जो जी। है वो जाहिर है पुराने लोगों को समझ में नहीं आएंगी। अब बिल्कुल अभी ई सिगरेट कौन समझता है? जी, जी। आज के ज़माने में जो बिल्कुल नए लोग हैं वो समझते हैं, हुँ, हुँ। पुराने लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। इसको लिखने के पीछे वजह वही थी कि मैं अपने से भी कम उम्र के बच्चों को देख रहा था, जो हॉस्टल्स में रह रहे थे। एमयू के स्कूल भी हैं अपने, तो मुझे कुछ पता चला सैटनिज़्म की तरफ कुछ बच्चों का रुझान बढ़ रहा है, उसमें सैटनिज़्म का ज़िक्र है। और कुछ इस तरह की पार्टीज़ एएमयू के स्टूडेंट भी करते हैं कि किसी का बर्थडे मनाना है तो उसको बेल्टों से मारते हैं, बेल्ट जो हम लोग पहनते हैं, बेल्ट से मारना उसको, और ये सारी चीज़ें। सैडिज्म हाँ, तो ये ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी बाकायदा वहाँ पर। तो उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो ये कहानी उसको लेकर के छोटे बच्चों को, मतलब नौजवान टीनेजर्स को लेकर के मैंने लिखी थी। वही है, ये मौजूआत कोई उठाता नहीं है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से उर्दू में पहली बार इस तरह के मौजूआत पर कहानियां लिखी गई हैं। बहुत तो मुझे ये लगा था कि अब थोड़ा-सा कुछ इस तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब प्रेमचंद वाला जो स्टाइल था वो कब तक आखिर रहेगा? हाँ, और जाहिर लोगों है को कब तक, या मंटो वाला भी कब तक वक्त रहेगा? के साथ साथ तो अभी कुछ नई चीज़ें नहीं देंगे, वो सब पुराना लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि एक और ट्रेंड लोगों ने चलाया कि वो अखबारी रिपोर्ट पेश कर देते हैं, तो वो कहानी अगर नहीं है तो फिर उसका क्या नहीं, मतलब है? वही एतदाल होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल, वो ऐसी भी नहीं होगी उसको समझने के लिए बिल्कुल। अब एक कहानी मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने एक कहानी पढ़ी, एक हमारे बंगाल के ही एक राइटर है, अफसाना निगार है, उनका एक अफसाना था। जी। वो मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं फिर बात आई गई हो गई, बरसों गुजर गए, 20-25 साल 30 साल गुजर गए। उसके बाद एक दिन मैं उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी किताब दी, वो कहानी मौजूद थी। अच्छा। मैंने फिर एक बार पढ़ी, इस बार मैंने खूब गौर किया तो मुझे समझ में आ गई। तो मुझे लगा कि इतने बरसों में शायद मैं कुछ डेवलप्ड हो गया मेरा दिमाग जी, जी। तो जिस कहानी को समझने में 30 साल लग जाए वैसा नहीं लिखना चाहिए। कहानी ऐसी हो कि ठीक है वो। अब कोशिश तो रहती है, हम सबकी ही रहती है, जो भी हमारे साथ में जो हमारे हम उम्र अफसाना निगार हैं वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन बस वही है कि अब जैसे कोरोना का टाइम था, अब जो खबर हम अखबार में पढ़ रहे हैं शाम तक उसके ऊपर अफसानचा लिखा हुआ है जो फेसबुक पर घूम रहा है।
या फिर ये तो अफसानचों ने तो कबाड़ा किया तो हुआ है, वो ये लगता था कि वो अखबार वाली रिपोर्ट और ये इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है। कोई फर्क नहीं है। तो हाँ, या फिर नज़्म के तौर पर वही जो मतलब नज़्म किसी ने वो अखबार में पढ़ा कि कोरोना की वजह से ये हुआ या भूख से कुछ लोग मर गए, तो वो नज़्म में भी आ गया। तो लगता ही नहीं था वो आज़ाद नज़्म, उसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो अखबार नज़्म है या ये ये सही बात है। तो ये ऐसा चीज़ें हैं। अफसाने में नयापन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल। नयापन ना हो तो फिर बेकार है। तो कुछ टाइम भी देना चाहिए। अभी चीज़ें अगर हादसा अभी सुबह हुआ है, तो शाम को हमें कहानी नहीं लिखनी चाहिए। थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके नताइज, उसकी इब्तिदा और उसकी सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। थोड़ा टाइम लेना चाहिए, ताकि एक अच्छी कहानी बन सके। अब वो फिर अखबारी रिपोर्ट ही हो जाएगा अगर हाथ के हाथ लिखेंगे। तो वही हुआ है बहुत सारी। अब आप देखिए कोरोना के टाइम में बहुत सारी नज़्मों के प्रोग्राम हुए, ऑनलाइन सारे वेबिनार का जो लफ्ज़ मैंने उसी टाइम में सुना, वेबिनार होने लगे और बहुत सारे वेबिनार हुए। तो उस वक़्त में जो कहानियाँ लिखी गईं या फिर जो नज़्में या मज़ामीन सेमिनार जो भी हुए, वो सब कहाँ गए? वो पता भी नहीं है किधर हैं, कहाँ गए? कितनी किताबें उनकी तैयार हुईं, कुछ नहीं पता है। कुछ लोगों ने की हैं मुझे मालूम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। होना भी नहीं था, वो तो जी, जी, वो एकदम वक्ती चीज थी, वक़्ती चीज़ें थीं। वक्ती चीज थी, उसका कुछ तो मैंने तो इस तरह का कुछ नहीं किया, अलबत्ता मैंने उस वक़्त में पढ़ने की कोशिश की, कुछ और राइटर्स को पढ़ने की कोशिश की, जैसे पाउलो कोएल्हो को पढ़ा या फिर खलील जिब्रान को पढ़ा या फिर और भी बहुत सारे जो पसंदीदा राइटर कौन है? किसमें आप? उर्दू में पहले। उर्दू में तो उर्दू में प्रेमचंद से अगर शुरू करें तो बेदी हैं, कृष्ण चंद्र हैं और ये सब हैं। उसके बाद में तारिक शतारी साहब हैं, सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, अहमद रशीद हैं और ये मैं फ़िक्शन राइटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ तराजिम भी मैंने पढ़े हैं, जिनके नाम तो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन वो भी उर्दू में ही पढ़े हैं, तो वो भी अच्छे हैं। बाकी अगर दूसरे लिटरेचर हम देखें दूसरी ज़बानों के, तो उसमें चेखोव हैं या फिर पुश्किन। चेखोव हैं, पुश्किन। एक नॉवेल आपने अगर पढ़ा हो, उनका राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, मोबी डिक, काफ़ी बड़ा नाम मैंने बहुत सुना है, लेकिन पढ़ने के उसका इत्तेफाक तर्जुमा नहीं मैंने हुआ। पढ़ा है। तो वो बहुत अच्छा है। या फिर आप देखें युवाल नो हरारी, इनको अगर आप अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू भी मैंने सुना था, तो उनकी कुछ किताबें हैं, वो भी ह्यूमन जो हिस्ट्री है हमारी उसके बारे में बताते हैं, या फिर अभी तक जो मस्नूई ज़हानत है उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी। तो नोम चॉम्स्की, उनके कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े हैं। इंतज़ार हुसैन उर्दू में, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारे हैं पसंदीदा राइटर। और शायरी में? शायरी में अगर नौजवानों की बात करें तो उनमें हैं मोईद रशीदी साहब हैं, या फिर उनसे भी छोटे या हमसे भी छोटे हैं, इधर मुमताज़ इकबाल हैं, उनकी नज़में बड़ी पसंद आती हैं। तो इस तरह के लोग हैं। बाकी अगर हम थोड़ा-सा पहले देखें, फैज़ अहमद फैज़ हैं, नासिर काज़मी हैं, तो अहमद फराज़ हैं, सभी को पसंद है। तो जॉन एलिया भी कुछ-कुछ। तो उनको सुन लेते हैं, कभी-कभी पढ़ लेते हैं। हालाँकि देखा जाए तो गालिब के यहाँ भी बहुत कुछ है। वो गालिब हैं या मीर हैं, उनके यहाँ भी अगर हम पढ़ें तो मैं देखता हूँ कि अभी हाल ही में मैंने एक गालिब के ऊपर मज़मून लिखा था एनसीईआरटी के सेमिनार के लिए। तो मैंने उनकी जो ग़ज़लें हैं, उनका जो एस्पेक्ट जो ढूँढा था, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से ढूँढा था। तो उनकी ग़ज़लों में जो एनवायरनमेंट की जो अक्कासी की गई है, उसके बारे में मैंने बात की। तो चीज़ें हमारे देखने के ऊपर भी हैं, ढूँढने के ऊपर भी हैं। वो गालिब के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुज़ारी, क्या किया और शायरी उनकी किस पाए की थी। लेकिन मुझे लगा कि उसमें एनवायरनमेंट ढूँढना चाहिए मुझे। तो मेरे जो अफ़साने हैं, उनके उन्वान वो अब पता नहीं मैं कैसे रखता हूँ, क्या मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है वो मैं बस रख देता हूँ। जैसे कि लेकिन हाँ, वो उनके उन्वान रखने से पहले मैं थोड़ी-सी रिसर्च ज़रूर करता हूँ। जैसे कि मेरे अफ़साने का उन्वान है नोज़ पीस
एक अफसाना नोज पीस। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा अफसाना था नोज तो पीस। नोज पीस जो है, मैंने जो टर्म जब ये सुना था तो मैंने सबसे पहले अलीगढ़ में ही सुना। अलीगढ़ मुझे इसीलिए अजीज है क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे लफ्ज़ों को भी सीखा है, और मैंने अपने बहुत सारी चीज़ों में लिखा है, इसका ज़िक्र किया है, और अपने देबाचे में भी किताब के पेश लफ्ज़ में किया है। तो नोज़ पीस जो है, आमतौर पर लड़कियाँ जो अबाया पहनती हैं वो एक छोटा-सा हिस्सा होता है जिससे वो अपने चेहरे को ढकती हैं। तो ये पूरा एक अफ़साना ही है अंदर, इसमें उस अफ़साने में भी थोड़ी-सी एक बहस है। वो अफसाना वो भी पूरा साइकोलॉजिकल हाँ, अफसाना है, हाँ, वो है। नफ्सियाती अफसाना। नफ्सियाती तो है, कह सकते हैं। अब लेकिन उसको लिखने से पहले मैंने एक मीटिंग बुलाई थी अपने साथ में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी, उनकी जो पीएचडी कर रही थी, रिसर्च स्कॉलर थी, वहाँ पर एक मीटिंग बुला करके मैंने उसमें यही डिस्कस किया था कि ये लफ्ज़ कितना पुराना है, ताकि मुझे पता तो चले कि कितना पहले से यूज़ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था नोज पीस। 15 में, सॉरी, 16-17 में मैंने ये मीटिंग की थी, 18 में या 17 में, 17 में बल्कि। तो मैंने जब पता किया है तो बहुत ज़्यादा पुराना लफ्ज़ नहीं था। उन लोगों ने कहा कि मैंने 10 साल पहले सुना होगा, इससे ज़्यादा पहले नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश मैं इसलिए कर रहा था ये क्योंकि मुझे उन्वान रखना था कहानी का, तो मुझे थोड़ा-सा पता चले उसकी हिस्ट्री के बारे में कि लफ्ज़ कैसे वजूद में आया। तो ये मार्केट से वजूद में आ जाता है। तो जो अबाया की जो कंपनियां हैं जिन्होंने मार्केट में उसको उतारा, तो वो लफ्ज़ भी वैसे ही वजूद। हाँ, ये लफ्ज तो हालांकि वाकई 8-10 साल से 9 साल जी, जी। तो हालांकि हम लोग से बचपन पहले में, मैंने नहीं जी, जी, सुना बचपन में कभी ऐसा सुना नहीं था। था। तो चूँकि कहानी तो मुझे जो भी लिखनी थी, जैसे भी लिखनी, लेकिन लफ्ज़ के बारे में भी थोड़ा-सा जान लें, चूँकि मुझे असल रखना है। में पहले जो नकाब जी, वो जी। होता था तो वो उसमें अलग से नहीं होता था, वो, वो एक हाँ, बस ऊपर से, हाँ, डाल दिया ऊपर से जाता होता था। था। तो तो ये नए नए फैशन की चीज है, जी, जी। इसीलिए नया तो उसका नाम भी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप देखिए कि अ, नकाब तो कहीं न कहीं आता है कहानियों में मेरी, जैसे कि आप ब्लैकिश देखें, एक और अफ़साना है ब्लैकिश, तो उसमें ब्लैकिश का मतलब ही ये वही है, काला-काला सा, तो वो नकाब के बारे में। और भी कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़, अफसाना है वो नेक टाई, नेकटाई भी है, हाँ। वो भी जी, जी। साइकोलॉजिकल अफसाना ही है। हाँ, कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। यानी नफ्सियात से बड़ी हाँ, कुर्बत रही है, और पता नहीं मताला है कैसे वो। जी, जी। इंसान की नफ्सियात को समझना और उसे अपनी कहानियों में इस्तेमाल करना। जी, ये सबके बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं। जी। और जब मैं चीज़ों के बारे में सोचता हूँ या गैजेट्स के बारे में सोचता हूँ, तो कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर ये होता तो ऐसा, तो कैसा रहता? तो खुशबू का खाका इसी सोचते-सोचते मैंने, हाँ, कि इंसान जो दूर रहता है अपने घर की चीज़ों को जब मिस कर रहा होता है, तो घर में जो पकने वाले खाने उनको मिस करता है, उनको बड़ा याद करता है कि हमारी वालिदा ये पकाती थी मेरे लिए, ये बड़ा अच्छा लगता था। अब जब शादी हो गई तो वालिदा तो ठीक है, लेकिन फिर बीवी की भी याद आ रही होती है। फिर नई-नई शादी हुई हो तो वैसे भी। तो उसमें मैंने वो नई-नई शादी जिनकी हुई है, वो जोड़ा जो है वो अलग-अलग रह रहा है। तो वो किसी ने इजाद किया खुशबू को ट्रांसफ़र करने के लिए आला, तो वो उसका दूसरी तरह से इस्तेमाल करने लगते हैं। पता चला कि उसका इस्तेमाल उनकी बहन भी कर रही है घर में। तो इंसानी जो जिस्म की खुशबू है उसके बारे में वो तकरीबन, अगर आप समझें तो। और जानवरों में तो ये होता ही है, और हम लोग भी अगर साइंस के नुक्ते नज़र से देखें तो जानवर ही है। तो जानवर जो हैं ये एक-दूसरे से कहानी पहले। बिल्कुल अलग हटके थी। जी। उर्दू ज़बान में किसी ने नहीं सोचा होगा इससे पहले, ये नुक्ता ही अलग। जी, जी। देखिए, जब जानवर मिलते हैं, मादा और नर, तो वो भी अपने जिस्म के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, जिससे वो उसको इम्प्रेस करें। तो वो जिस्म की खुशबू या उनके यूरिन की उनको खुशबू लगती होगी शायद, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है कि इंसानों में अभी वो उतना नहीं रहा है पहले के मुकाबले, लेकिन मुझे लगा इस मशीन के ज़रिए से हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए वो लिखा। बिल्कुल नई सोच है उसमें। अफसानों के अलावा आपने कुछ तराजिम भी किए हैं, जी, जी। तो अब ज़रा उनके बारे में बताएँ। जी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस कोशिश करता रहता हूँ थोड़ी-थोड़ी सी। सबसे पहले मैंने किताब की थी गोखरू, जो हिंदी में थी, और पुष्पिता अवस्थी जी हैं, नीदरलैंड में रहती हैं। तो उनकी किताब को मैंने किया था उर्दू में, और उसके बाद उन्हीं की एक और किताब है, जिसको मैंने किया है केती-कोती। तो अभी हाल ही में शाये हुई है एजुकेशनल बुक हाउस से,
दिल्ली से। तो ये अजीब सा नाम है केतिकोती, जी, ये जी, क्या है ये? एक क्रियोल है, क्रियोल सुनांग तोंगो एक क्रियोल है जो वहाँ पर इस्तेमाल होता है सूरीनाम में। तो इसका मतलब है कि जंजीर का टूटना। अच्छा। जी जी, तो उस जबान में है ये, वो बोली है वहाँ की मकामी। तो सुनांग तोंगो बोली में इसका मतलब है जंजीर का टूटना। तो इसलिए उन्होंने ये नाम रखा अपनी हिंदी कहानियों का। और वो जो लोग हैं वहाँ पर हिंदुस्तानी ब्रीड ही है ज़्यादातर। और ब्रिटिश पीरियड में हिंदुस्तान से जो लोग ले जाए गए थे, बंगाल से, बिहार से और यूपी से भी बहुत सारे लोग जो ले जाए गए थे, वो तमाम वहाँ पर जो ले जाए गए थे उन्होंने किसी तरह से इनकलाब बर्पा करके और अपनी मेहनत से, अपनी कुर्बानियाँ दे करके अपने आप को आज़ाद किया, आज़ादी हासिल की। फिर अपने आप को खड़ा करना भी था और तरक्की करनी थी। वो सारी चीज़ें करके फिर वो अब तरक्की याफ्ता है। लेकिन ये कि एक लंबा टाइम स्ट्रगल में उन्होंने गुजारा, बहुत मेहनत की और खाने को भी नहीं मिल पाता था। वो तमाम स्ट्रगल की कहानियाँ मैडम ने लिखी थी, पुष्पिता अवस्थी जी ने। उनको मैंने उर्दू की कालिम में ढालने की कोशिश की। और अभी हाल ही में एक NBT का एक प्रोग्राम था, उसके तहत एक बच्चों की कहानी थी, द लॉस्ट एंट, उसको मैंने उर्दू में तर्जुमा किया था। वो भी शाये हो गई NBT से। और बच्चों की ही एक और किताब जो मैंने खुद की लिखी हुई है, रूमी के सुहाने दिन, तो वो भी शाये हो गई है, हाल ही में मुझे मिल भी गई है, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर नहीं है वो मेरे पास। जी जी, तो ये है अभी हाल ही में जो शाये हुई हैं किताबें। आगे भी कुछ और किताबें प्रोसेस में हैं। इस साल मेरी 3 किताबें तकरीबन शाये हो चुकी हैं, 2 छोटी छोटी हैं बच्चों की और एक ये केतिकोती। तो ये है। और ज़हनज़ाद तो 2020 में शाये हुई थी और 19 में गोखरू शाये हो गई थी। और गोखरू के मौजूआत क्या थे? गोखरू के मौजूआत हिंदुस्तानी ही थे। हिंदुस्तान में कुछ औरतों के मसाइल या फिर शेड्यूल कास्ट के मसाइल या फिर कुछ और भी चीज़ें थी, तो उसमें हिंदुस्तानी कहानियाँ थी, कहने का मतलब ये है। और वो भी हिंदी में ही थी और पुष्पिता मैडम की ही थी। और ये जो है केतिकोती, इसमें जो है बाहर के ही मसाइल हैं, सूरीनाम में किस तरह से वो हिंदुस्तानी रहते हैं, अब वो उनकी थिंकिंग क्या है। तो मुझे जो लुबे लुबा मालूम पड़ा वो ये कि हिंदुस्तान को फिर भी याद करते हैं लंबे टाइम के बाद, 100-150 साल गुजर जाने के बाद में भी उनके अंदर हिंदुस्तान बसा हुआ है। बल्कि वो लोग जो हैं बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे रस्म व रिवाज अभी भी उनको अपनाए हुए हैं। तो हिंदुस्तान अभी भी ज़िंदा है उनके दिलों में। तो ये चीज़ मुझे कॉमन एक अहम बात लगती है कि वो वहाँ के लोगों में अभी भी है। बाकी तो मसाइल, वो अब स्ट्रगल तो नहीं रहा, जाहिर है कि वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरी तरह के स्ट्रगल हैं। आज की दुनिया में हमें ज़िंदा रहने के लिए जो स्ट्रगल करने पड़ते हैं, हाँ, वो वाले स्ट्रगल हैं। तो वो चीज़ें हैं, हाँ, तो उस तरह की चीज़ें हैं उनमें। नई नस्ल के कुछ ऐसे अफसाना निगारों का नाम बताएं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नई नस्ल के अफसाना निगारों के बारे में बात करें तो अलीगढ़ में ही हैं, शहनाज रहमान हैं, वो अच्छे अफसाने लिखती हैं। इनके अलावा नूरैन साहब हैं दिल्ली में, या फिर मुंबई में वसीम अकील शाह हैं, ये लोग अच्छे अफसाने लिख रहे हैं। और एक और हैं वसीम अलीमी, इनके अफसाने भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी रिसर्च बेस्ड हैं और काफ़ी मेहनत से लिखते हैं। तो ये वो अफसाना निगार हैं जिनको मैं हाल फिलहाल में मैंने पढ़ा या जाना। तो उनमें वसीम अलीमी काफ़ी नुमायाँ नज़र आते हैं और वो हमसे छोटे भी हैं, हमारे बाद में थोड़ा सा उन्होंने शुरू किया, लेकिन अच्छे अफसाने लिख रहे हैं। मैंने उनके अफसाने पढ़े हैं, बल्कि जिनका भी अभी नाम लिया उन सबको मैंने। वसीम अकील शाह है, ये अच्छे लिखते हैं, पुख्ता अफसाने हैं। या फिर शहनाज रहमान हैं, या फिर और भी नूरैन वगैरह, ये अच्छे अफसाने लिख रहे हैं हमारे दौर में। या कहें कि हम उम्र हैं हमारे ये लोग। इमरान आकिफ हैं, सलमान अब्दुल समद हैं, ये अच्छे दोस्तों में शुमार हैं इनका, ये भी अच्छे अफसाने लिखते हैं। तो ये लोग हैं। उर्दू अफसाना छोटा होते होते जाहिर है अब उसने अफसानचे जी जी का रूप ले लिया है। जी जी, हालांकि ये बहुत पहले से ही इस तरह की कहानियां मिनी कहानियां के नाम से जानी जाती थी। जी जी, मैंने 70s में पढ़ी भी है और कुछ लिखी भी है। जी जी, लेकिन आज इनका नाम अफसानचा हो गया कहा है, जाने लगा। जी जी, ठीक है। और ये बहुत छोटी, यहाँ तक के वो आजकल वो 100 लफ्जी अफसाने, अफसानचे या उससे भी कम वाले ये आगे हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी में तो मैंने देखा है वन लाइनर्स भी जी जी
ये उर्दू में भी शायद, हाँ, काफका के यहाँ या कामू के यहाँ, हाँ, इस तरह की चीजें शुरू हुई थी। मंटो के यहाँ भी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो लोग इसको चुटकुले कहा करते थे, या उस जमाने में चुटकुले कह दिया गया उनको। लेकिन जोगिंदर पॉल ने बाकायदा इसको नाम दिया अफसानचे का, जोगिंदर पॉल ने। लेकिन ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पढ़ता भी हूँ अफसानचों को, या शायद मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ, या लोग समझा नहीं पाए हैं। बहरहाल मैं अभी उस तरफ नहीं गया हूँ और जाना भी नहीं चाहता हूँ। कम से कम एक कहानी 2-4 पेज ही की हो, लेकिन कोई एक बात होनी चाहिए, कोई ऐसा मैसेज होना चाहिए। अब एक और भी ट्रेंड चला था कि अफसानचा और नज़्म, वो दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। वो नज़्म जैसा लगने लगता था, कुछ बेतरतीब सी बातें उसमें, और वो थोड़ा नज़्म की तरफ भी उसको ले जाने लगे लोग। वो अफसानचा है या नज़्म, ये फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। कुछ इस तरह के रतन सिंह के यहाँ भी मैंने कुछ ऐसे अफसाने देखे, रतन सिंह साहब, तो उनके आखिरी दिनों में जो उन्होंने लिखे थे, तो भी कुछ नज़मों की तरह होने लगे थे, तो उसमें फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगता है कम से कम वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो 4-5 लाइन में क्या लगता है कि अफसानचों का कोई मुस्तकबिल है? हाँ, क्या अफसानचा निगारों का कोई मुस्तकबिल है? देखिए, इस हवाले से तो अगर हम कहें कि अफसानचा निगारों का या अफसाना निगारों का या नॉवेल निगारों का, इस बारे में तो अभी कहना मुश्किल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अफसानचे लिखे जा रहे हैं और काफ़ी बड़े तादाद में लोग लिख रहे हैं इसको। और महाराष्ट्र में आप देखिए एक पूरा मूवमेंट चला रहे हैं इसको लेकर के, कई लोग लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोगों के पास वक्त नहीं है, आज वीडियोस की जगह रील्स आ गई हैं, जिसे स्वैप करके लोग देखिए चंद सेकंड्स में देखते हैं। वैसे ही चंद सेकंड्स की कहानियां हैं। हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी लोग पढ़ने वाले मौजूद हैं जो कुतुल हैदर का आका दरिया शौक से पढ़ लेंगे बैठकर। और मैं जैसे कि मोबी डिक की बात कर रहा था, मोबी डिक आराम से पढ़ लेंगे। बोर्खिस के अफसाने जो आराम से आसानी से समझ में नहीं आते हैं, आप उनको पढ़िए। अगर आपको दिलचस्पी होगा बिल्कुल पढ़ लेंगे। हालांकि बहुत मोटी किताब नहीं उनके अफसानों की, जो मेरे पास है, मैं उर्दू में जो पढ़ रहा था। या फिर आप अगर देखें एडगर एलन पो का जो कहानियां हैं, अंधा कुआं, बहुत मोटी किताब नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने बैठें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है समझने के लिए। और वो जासूसी कहानियां भी नहीं है, वो थोड़ा सा अलग कहना चाहिए, उसमें बहुत सारे राज छिपे हुए होते हैं, इस टाइप की कहानियां हैं। लेकिन पढ़ते हैं तो दिलचस्पी होती है। तो हमें कोई जल्दी नहीं है एडगर एलन पो को पढ़ने में, या फिर बोर्खिस को पढ़ने में, या फिर किसी और राइटर को पढ़ने में, मंटो को पढ़ने में, या कुरतुलैन को पढ़ने में। हम उनकी बड़ी कहानियां पढ़ेंगे। अब जैसे मंटो ने बड़ी कहानियां भी लिखी हैं, जैसे मौज़ील उनकी बड़ी कहानी है, लंबी कहानी, तवील कहानी, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि लिखे जाने की ज़रूरत है। हम रिपोर्टिंग ना करें, हम अफसाने लिखें। मैं अपने नौजवानों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वो कम से कम रिपोर्टिंग ना करें। आज ही जो हुआ है शाम तक उसको लिखने की कोशिश ना करें। बात सही है। तो ये चीज़ है। तो शमशेर रहमान फारूकी साहब का वो कई चांद थे आसमान, जी, वो 700-800 सफ़ात का नावल है, पढ़ते हैं लोग। लेकिन खुद मैंने 3 बार पढ़ा उसको। बिल्कुल इतना दिलचस्प लगा मुझे। तो है, अगर कहानी में दम है। जी, मुझे याद है आप सफर में उसको पढ़ते हुए आए थे। आपने जिक्र किया था जब हम हैदराबाद में मिले थे 17 या 18 में, तब आपने जिक्र किया था। तो वो नॉवेल मुझे बहुत, हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस नॉवेल के खिलाफ, हाँ, उस पर बहुत सारी तनकीदें हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मुझे अच्छा लगा। ये जाती पसंद नापसंद वाली बात है। उसमें जुजियात इतनी है कि उसको वो उर्दू में उस कदर जुजियात निगारी आज तक किसी ने नहीं की। तो है, तो मेरा भी यही मानना है कि रील्स का ज़माना है, ठीक है, लेकिन लिटरेचर में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ अफसानचे बहुत अच्छे होते हैं या हो सकते हैं। मंटो के यहाँ भी कुछ अफसानचे बहुत पसंद किए गए, लेकिन मंटो अफसानचों की वजह से नहीं जाना जाता है। मंटो अपनी कहानियों की वजह से जाना जाता है। आप देख लीजिए, जितने भी अफसानचे जिन्होंने लिखे हैं, आप देखिए उनकी अगर कहानियाँ भी हैं तो उनकी कहानियाँ देखें और उनके अफसानचे देखें, तो अंदाज़ा होगा आपको कि उनकी कहानियाँ ज़्यादा बेहतर हैं जाहिर है के मुकाबले में। हम अफसानचा लिख करके क्या साबित करना चाहते हैं? जाहिर है, जब उसमें कुछ जुजियात निगारी नहीं आएगी, जब किरदार निगारी नहीं होगी, डायलॉग्स आप सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे, तो कहाँ है कहानी का?
वही है कि अगर हमें सिर्फ कुछ अलामतें जाहिर करनी है या कुछ इशारा दे देना है तो उसके लिए और भी तरीके हो गए हैं। अब रील्स अगर हम कहें तो रील्स भी है उसके लिए। सही बात है। हालांकि बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जिनमें डायलॉग नहीं होते, सिर्फ एक्टिंग के जरिए से अपना मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। तो अफसानचे में तो हमें नहीं लगता उसकी गुंजाइश है, या है भी, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अफसानचे लिखे, मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि अफसाने तो रहेंगे और नॉवेल भी रहेंगे, अलबत्ता दास्तान नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उस तरफ भी हमें जाना चाहिए। कहानी तवील हो या मुख्तसर, इससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल है कि कैसे लिखी गई। बिल्कुल। अब देखिए आप खालिद जावेद साहब का नेमत खाना है, वो तो 400-450 पेज का है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। हाँ। कोई मसला नहीं, पढ़ा उसको, आसानी से पढ़ा, खुशी। डैन ब्राउन का हर नॉवेल जो है जी, वो 600-700 सफ़हात का होता है, 500 से ऊपर ही होता है जी, जितने नॉवेल्स लिखे हैं डैन ब्राउन ने, और सभी इतने दिलचस्प है कि वो उसमें किरदार निगारी भी होती है, जुज़ियात निगारी भी होती है, कहानी भी। तो ये चीज है, जहां भी कहानी है, क्योंकि इंसान कहानी पढ़ना चाहता है, असल चीज यही है। आपके अफसाने हो या नॉवेल्स हो, बिल्कुल। आज भी बचपन में पढ़ा हुआ शौकत सिद्दीकी का नॉवेल, वो क्या था नाम, खुदा की बस्ती। खुदा जी, हाँ, तो खुदा की बस्ती वो मैंने बचपन में पढ़ी थी जी जी। आज तक उस कहानी के कैरेक्टर तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो वैसे लिखी। बिल्कुल। देखिए अगर कहानियां नहीं लिखी जाएंगी तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री या वेब सीरीज की पूरी इंडस्ट्री वो किस पर कायम है? वो लिखने पर कायम है। अगर कहानियां नहीं लिखी जाएंगी, सिर्फ रील्स बनाने का ट्रेंड होगा या अफसानचे लिखने का ट्रेंड होगा, तो फिर तो पूरा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। उससे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। लिखा तो जाता रहेगा। रील्स जहाँ है वहाँ है, लेकिन अदब में रील्स नहीं बन सकती है। अलबत्ता अफसानचे में फिर यही कहूंगा कि अफसानचे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे लिखे। मंटो के भी कुछ एक अफसानचे बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन आप देखिए मंटो अफसानचों की वजह से याद नहीं किए जाते हैं। अफसाना निगारी के हवाले से नई नस्ल को कोई पैगाम देना चाहिए? जी जी बिल्कुल, मैं ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ। वो यही है कि सबसे पहले तो हमें मुताला करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं खुद के ऊपर इस कम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। और अभी जाहिर है कि हमने पढ़ा ही कितना है। तो पुराना जो अदब है, पुराना लिटरेचर, आप देखें कि बागो बहार है या फसाने अजाब या उनसे पहले की भी जो दास्तानें हैं, हमें वो पहले पढ़नी चाहिए। उनमें हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मसनवी का जिक्र करूँ मैं दास्तान के हवाले से ही। देखिए मसनवी सहरुल बयान है, वो भी एक दास्तान ही है जो मसनवी के अंदाज में लिखी गई। ठीक है, उसमें जो शहजादे को परी जो किडनैप करके ले जाती है, तो उसको एक कल का घोड़ा देती है, कल पुर्जे का घोड़ा, मतलब। तो अभी आज के दौर में हम समझ सकते हैं कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल है वहाँ पर, और वो किस ज़माने में लिखी जा रही है। मीर हसन ने वो कब लिखी है मसनवी, आप देखिए, और वो रोबोटिक्स का इस्तेमाल है उसमें। और वो कल का घोड़ा है, वो असली घोड़ा नहीं, उड़ने वाला घोड़ा उसको देती, कहती है कि जहाँ भी तुम्हारा दिल करे वहाँ चले जाओ इससे, और घूम फिर के वापस लौट आओ। अगर किसी से दिल लगाया तो सख्त सज़ा मिलेगी उसकी। मतलब दिल नहीं लगाना है कि दिल तो मुझे से लगाना है, लेकिन इस घोड़े का इस्तेमाल करके अपना दिल खुश करने के लिए, थोड़ा सैर व तफरीह के लिए आप जा सकते हो, लेकिन घोड़ा देखिए आप कौन सा है। तो हमारे पास पुरानी जो दास्तान है उनमें बहुत कुछ है, हमें दास्तानों को पढ़ने की और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और हमारे पास नया भी बहुत कुछ है इधर, जैसे कि मसनूई ज़हानत हमारी ज़िंदगी में किस हद तक दाखिल हो चुकी है, और वो कह सकते हैं कि हमारी एक छोटी छोटी चीज़ों को किस हद तक देख रही है, कंट्रोल कर रही है। अब जैसे कि हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है, हमारी कार है और हमारा मोबाइल फ़ोन है, उनको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है, वो हमारे बारे में चीज़ें जान रहे हैं। हमारा मोबाइल फ़ोन हमें वो चीज़ें दिखा रहा होता है जो हम देखना चाह रहे होते हैं, जो हम ख़रीदना चाहते हैं वो हमें दिखा रहा है। तो अब हम जिस जाल में उलझे हुए हैं, जिस जाल में फंसे हुए हैं, तो जाहिर है कि कहानियाँ यही हैं, हमें यहीं से कहानियाँ मिलेंगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो अखबार में कोई मर्डर हो गया है, अखबार में छपा हुआ है, हम शाम तक उसको एक कहानी बना दें, ये ज़रूरी नहीं। अगर हमें इसको कहानी बनाना है तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा ये कि दास्तानों को हमें पढ़ना चाहिए, फिर हमें नॉवेल्स को पढ़ना चाहिए। तो पहले पढ़ना चाहिए, फिर हमें अपने क्लासिकल अफसाना निगारों को पढ़ना चाहिए, प्रेमचंद से लेकर के और इधर तक, तब जाकर के शुरुआत करनी चाहिए। और ऐसे ही होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि ऐसा नहीं है कि हम पहले अफसाना लिखने लगें, उसके बाद में हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे।
ऐसा नहीं, नहीं, सबसे वो पहले तो तो ये है। कि एक अच्छे मुताले की ज़रूरत होती है। मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मुताला करूँ पुरानी किताबों का। हमारी दास्तानें जो हैं वो उम्मीदों से भरी हुई हैं और हमें पुरुम्मीद होना चाहिए। तो अब दास्तानों के देखिए उसमें कैसी-कैसी मुश्किल में हीरो फँस जाता है, लेकिन फिर भी वो निकलता है। वो मुसीबतें आज के ज़माने में हमारे सामने अगर आ जाएँ तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम निकल पाएँगे, या उन मुसीबतों को देख के ही हमारी जान निकल जाएगी शायद। लेकिन वो निकलता है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें पुरानी दुनिया में तो नहीं जाना है। हम चूँकि आज इंटरनेट की दुनिया में ज़िंदा हैं, व्हाट्सऐप की दुनिया में ज़िंदा हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमें सीखना तो चाहिए कम से कम वहाँ से। दास्तानें हैं, नॉवेल हैं, पुराने लोगों ने जो नॉवेल लिखे हैं उनको, जो चीज़ें हमें आज चाहिए हम उनके बारे में बात करेंगे, आज की कहानियों में या दास्तानों में या नॉवेल्स में। तो सही बात ये है। चीज़ें अब बादशाह तो नहीं हैं जिनके लिए दास्तानें लिखी जाएँ या उनको सुनवाई जाएँ, लेकिन लिखी जा सकती हैं अभी भी, इसके बहुत सारे इम्कान हैं। तो नौजवान जो हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए पुराना अदब पढ़ें, दास्तानें कम से कम पढ़ें और नॉवेल पढ़ें, अफ़साने भी पढ़ें और बीच-बीच में शुरू भी करें, अपना कोशिश भी करते रहें। इसके अलावा जैसे हाल ही ने शायरों के लिए जो नसीहतें की हैं, उन्हीं नसीहतों को अपनाएं, कायनात का मुताला करें, अल्फाज की टोह में रहें। तो ये सारी चीज़ें भी देखें। मुताला बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी ज़रूरी है। मैं कहूँगा अब जैसे कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास, आपके शहर में, तो मैं ज़ाहिर है कि लोगों की बातचीत, एक्सप्रेशन, उनका कल्चर, पहनावा, खान-पान, रहन-सहन, ये सारी चीज़ें मैं नोट करता हुआ चल रहा था। अब ये इसलिए भी क्योंकि मैं जब शमशाद में, अलीगढ़ के शमशाद में जब मैं खड़ा होता हूँ, मैं वहाँ भी चीज़ों को देख रहा होता हूँ कि कोई कुछ खरीद रहा है तो कैसे खरीद रहा है, क्या कर रहा है, या हम दोस्त हैं वहाँ पर बैठे हुए, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मांगने वाले आ रहे हैं वो हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं। तो कितने बार आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ बहुत अच्छी हालत में होते हैं, लगता है कि इनको नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ये भी देखा है। तो अब मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। हमारी कहानी के किरदार ज़ाहिर है कि यहीं कहीं से हमें मिलेंगे और यहीं से हमें उठाने हैं। तो बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही बारीकी से हमें चीज़ों को देखना चाहिए, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, लिबास, बातचीत का अंदाज़। अब जब वो बोलते हैं तो उससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है, क्योंकि अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत सारे स्टेट के लोग वहाँ पर मिलते हैं, तो उससे ये भी आइडिया लग जाता है किस स्टेट के हैं ये, कहाँ के होंगे, कैसे। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत मशक कर ली होती, तो अच्छी उर्दू बोल रहे होते हैं, अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, तो ऐसे मेहनती लोग भी हैं। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। और मौजू की कोई कमी नहीं है कहीं पर भी। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मौजू क्या होना चाहिए, और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है या सोशल मीडिया पर चल रहा है जो मौजू, ज़रूरी नहीं कि आप उसी पर लिखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर लिखा जा सकता है। हमारे ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं हम उन पर भी लिख सकते हैं। तो लेकिन वही कि पेश करने का अंदाज़ अब नया होना चाहिए, वो अब पहले की तरह नहीं होना चाहिए। उसके लिए चीज़ें अपनानी चाहिए और उनको कैसे पेश किया जाए उसके टूल्स खुद डेवलप करने चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, और कम से कम शायरी की तरह ही अपना कोई उस्ताद ज़रूर बनाएं ताकि इस्लाह ले सकें, भले ही थोड़े दिन के लिए बनाएं, जब आप लगे ठीक ठाक है तो कोई बात नहीं, ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि अफसाने में आपको उस्ताद नहीं बनाना है, आपको बनाना है। मैं तो अभी भी दिखाता हूँ, उस्तादों को दिखाता हूँ, दोस्तों को दिखाता हूँ, फिर भी मुतमईन नहीं होता हूँ, तो लंबे टाइम तक कहानियाँ रुकी रहती हैं। तो ये है, जल्दबाजी ना करें। नौजवानों में छपने का बहुत क्रेज़ होता है, तो थोड़ा जल्दबाजी मुझे भी होता था। बल्कि मैं कहूँ मेरी किताब जो ज़हनज़ाद है 2020 में शाये हुई है, लेकिन मैं इसको करना चाहता था 2015 में, 16 में, जबकि मैं नया अलीगढ़ में आया था और कुछ ढंग की कहानियाँ भी नहीं लिखी थी। वो तो भला हो डॉक्टर मोहम्मद रशीदी साहब का और मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे समझाया, प्रोफेसर तारिक शतारी, इन लोगों ने समझाया कि जल्दबाजी नहीं करनी है। उस वक्त अच्छा नहीं लगता था, बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी और जो अभी भी हैं, अभी भी हैं, जाहिर है कि उनको दूर करना है। धीरे धीरे उनको दूर करते हुए कुछ सीखना है, सीखते जाना है। तो जाकर के 20 में लेकर के आया मैं अपनी किताब। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा हुआ इन लोगों ने मुझे रोका, अगर ये लोग नहीं रोकते तो मैं कोई एक उल जलूल सी किताब लेकर आता जो कब आती और कब चली जाती किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन इन लोगों ने, जो हमारे असतिज़ा रहे हैं, अभी भी हैं, मुलाकातें हैं, तो इन्होंने हमें रोका। तो उस जल्दबाजी को कंट्रोल करने में इनका बड़ा रोल है। उससे ये फ़ायदा हुआ कि अच्छी कहानियाँ मुझे लिखने का मौका मिला। अच्छी से मुराद ये कि मुझे लगा कि ये अच्छी है, मतलब अपने आप भी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है
वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला जब मैं रुका, उन कहानियों को लिखने के बाद में भी रुका। तो ये चीज़ है। तो नई जनरेशन को लिखने से पहले ये थोड़ा सा सब्र का मादा होना चाहिए, सब्र पैदा करना चाहिए। ज़हनज़ाद 2020 में शाया हुआ जी, उसके बाद तो तर्जुमे का काम किया। हाँ, कुछ तो अब नया अफसानवी मजमुआ जी, नया अफसानवी मजमुआ लाना तो चाहता था 25 में ही, लेकिन फिर कुछ उलझनों की वजह से रुक गया और कुछ कहानियां भी मुझे कम लग रही थी। लेकिन एक कहानी अभी हाल ही में लिखी है जो तहतुस सरा की दुबती रगें, उसकी एक सीरीज़ तकरीबन हो रही है, यानी कि 3 कहानियों का एक वो सेट हुआ जा रहा है। उसका अगला जो है वो सी स्ट्रिंग, उसकी अगली कहानी है सी स्ट्रिंग, जो उसी से जुड़ी हुई है। तहतुस सरा की दुबती रगें का अगला पार्ट है सी स्ट्रिंग। तो अब जैसा कि आप अभी सवाल कर रहे थे कि कहानियों के उन्वान, तो सी स्ट्रिंग का उन्वान भी वो इसी तरह का है। हालांकि अंदर कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों है। तो सी स्ट्रिंग है, उसको जब कंप्लीट कर रहा था मैं, तो मुझे लगा था कि इसका एक और अगला पार्ट आ सकता है। तो हालांकि मैंने गुंजाइश नहीं छोड़ी थी उसके लिए जी, तो लेकिन अब उसका एक और अगला पार्ट आएगा जिसके लिए अभी मौका नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी लिखना है। हालांकि ज़हनज़ाद आने के बाद में जो पहला अफसाना लिखा है मैंने, वो लिखा था साइंसदानों का कब्रिस्तान। तो ये बड़ा पसंद किया लोगों ने कि साइंसदानों का कब्रिस्तान तो आमतौर पर सभी के लिए होते हैं, उसमें साइंसदान हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, दफन हो सकता है। लेकिन साइंसदानों का कब्रिस्तान क्या है? तो उसमें मैंने ख्याली एक मुल्क दिखाया है जिसमें साइंसदानों के लिए अलग से कब्रिस्तान है और उनको जो इज्जत और एजाज़ दिया जाता है सरकारी तौर पर बादशाह की तरफ से, उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो वो एक अलग दुनिया उसमें मैंने ढूंढी है। तो जाहिर है कि कहीं कहीं हल्का सा दास्तानों का उस पर रंग आपको दिखाई देगा, और तहतुस सरा की दुबती रगें से लेकर के अब तक जो मैं लिख रहा हूँ तो हल्का हल्का दास्तानों का रंग उनमें दिखाई देगा। तो इसके पीछे वजह ये नहीं कि मैं मुताला दास्तानों का कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह ये है कि मैं आज के हक़ाइक़ को उस पैटर्न पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं तो पुरानी चीज़ें छूट जाएंगे, नहीं छूट सकती हैं। तो ये चीज़ें, तो इस तरह की कहानियाँ लिख रहा हूँ। अभी कुछ और लिख लें तो अगला मजमुआ इंशाल्लाह जल्दी ही आएगा। आपका अफसाना तहतुस सरा की दुबती रगें काफ़ी पसंद किया गया। तो उस अफसाने में जो मुकद्दस दरख्त है उसका राज क्या है? तो ये सवाल तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे दास्तानों में कुछ ना कुछ सवाल किया जा रहा होता था। तो वो राज ढूंढने के लिए हीरो जो है वो निकल जाता है। बहरहाल इसमें तो ऐसा नहीं है। अलबत्ता एक मुकद्दस दरख्त का जिक्र ज़रूर हुआ है, जिक्र नहीं बल्कि वो कैरेक्टर की तरह कहानी में मौजूद है तहतुस सरा की दुबती रगें में। तो बहुत कदीम ज़माने से एक दरख्त है, जो एक दरख्त नहीं बल्कि कई दरख्त हैं। तो लोगों ने उनको नहीं काटा था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जंगलों को जब काटा तो वो दरख्त भी ख़त्म हो गया, तकरीबन कम हो गया। तो वो किसी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, उनके लिए है। और वो दरख्त फिर दुनिया में फैलाना था उनको बचाने के लिए, उस कम्युनिटी ने उसको बचाने के लिए क्या स्ट्रगल किया, क्या जंगें की, वो चीज़ों का हल्का सा जिक्र है। हालांकि यहाँ पर एक दरख्त है, लेकिन इससे हम समझ ये सकते हैं कि जो भी दरख्त हैं उन्हें हमें बचाना चाहिए। तो माहौलियात की नज़र से अगर देखें तो ज़ाहिर है दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, उनका ना होना कितना नुकसानदेह है। बाढ़ का आना और ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज के ज़माने में, तो उनमें कहीं ना कहीं दरख्तों की कमी भी एक बहुत बड़ी वजह है। जी। तो अगली जो कहानी है उसकी सी स्ट्रिंग, उसमें भी वही दरख्त है। तो उसमें से तहतुस सरा की दुबती रगें से अगली कहानी जो सी स्ट्रिंग है, वहाँ पे भी वही मुकद्दस दरख्त है, लेकिन वो किस तरह से वहाँ पहुँचा है वो सारी चीज़ें भी थोड़ा सा ये राज है। अगर इस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो, या बाकी अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है। जी, जो लोग भी पढ़ेंगे उसको तो उनको मज़ा आएगा। और दूसरा जो हिस्सा है सी स्ट्रिंग, वो यहीं कोलकाता से ही मैगजीन है ज़ंबील, उससे शाये होने वाला है। उसके बाद में उसका जो तीसरा हिस्सा है वो भी जल्दी ही इंशाल्लाह मैं लिखूंगा, अभी लिखना बाकी है वो। उसमें कुछ और भी ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के इशूज़ जो हैं इंसानियत के साथ ख़ास तौर पर, उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें वो दरख्त कहीं ना कहीं वहाँ भी रहेगा मौजूद। तो उसको आप एक कैरेक्टर के तौर पर, बल्कि मजबूत कैरेक्टर के तौर पर उस अफसाने में, बल्कि 3 कहानियों की उस सीरीज़ में मान सकते हैं। तो कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में मालूम होगा, या जो भी हमारे पढ़ने वाले हैं उनको मालूम पड़ेगा तब। आप अफसाना निगारी के मैदान में
किसी तहरीक या रुझान से आप मुतासिर हैं? ये सवाल थोड़ा सा हाँ, वो ये कि शुरू से मैंने पढ़ने की कोशिश की। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन ये है कि जो भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है तो वो वही है कि तरक्की पसंद अफसाना भी पढ़ा है, प्रेमचंद को भी पढ़ा है ज़ाहिर है, और रूमानी अफसाना सज्जाद यल्दरम या खान अब्दुल गफ्फार, तो इन लोगों को पढ़ा। या फिर तरक्की पसंद जब अफसाना आया तो ज़ाहिर उसने अपने इनकलाब के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई, बताई गई, तो उस अफसाने को भी मैंने पढ़ा। उसके बाद में जदीदियत से मुतासिर होकर के जिन लोगों ने लिखा मैंने उसको भी पढ़ा। या फिर देखें कि जदीद के दौर जो है वो बाद तक में भी काफ़ी रहा, जब लोग नई कहानी की तरफ माइल हो गए तो जदीदियत की कहानियाँ या उसका असर तब भी बाकी रहा। तो कुछ कुछ चीज़ों में मज़ा भी आता था, जैसे कि हम सुरेंद्र प्रकाश को जब पढ़ते थे तो उनका तलकारमस एक अफसाना है, उसको जब पढ़ेंगे तो पूरा अफसाना 6-7 पेज का, लेकिन कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है, तो वो 6-7 पेज को एक लाइन कहा जाता है। हालांकि चीज़ें समझने की हैं, तो उसमें वो जो बेरारवी सी इस्तेमाल की गई है लिखने में, तो वो बड़ा अजीब है, हम उसको भी इंजॉय करते थे, तो वो भी पढ़ा। उसके बाद में माबाद जदीद को पढ़ा, यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, और ये सारी चीज़ों को पढ़ करके बाद में भी ये सारी मॉडर्निज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म सब पढ़ा। अब 2000 के बाद से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनको भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पढ़ा और सीखा। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो किसी ख़ास तहरीक से या रुझान से तो वाबस्तगी नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर मैं चाहता हूँ कि जो नए लिखने वाले हैं या जो पुराने भी अभी एक्टिव हैं, लिख रहे हैं, कम अज़ कम पेड़ों के बारे में ज़रूर, दरख्तों के बारे में बात करें, माहौलियात के बारे में ज़रूर बात करें, और उसको बचाने में उनका अपना एक स्टैंड होना चाहिए, वो भले कहानी के ज़रिए से हो, नॉवेल के ज़रिए से हो। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम कोई और तरीका अपनाएं। हम अगर लिखते हैं तो हम लिखने के ज़रिए से भी अपना पैगाम दे सकते हैं, लोगों को कोई तब्दीली ला सकते हैं। तो मुझे लगता है मैं पेड़ पौधों के बारे में या माहौलियात के बारे में ज़्यादा अपने आप को करीब पाता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को ज़रूर कहीं ना कहीं लिख रहा होता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं इंसानी जो गैर इंसानी चीज़ें हैं या इंसानियत वाली चीज़ें हैं जो वो मुझसे छूट रही हों, सिर्फ पेड़ों के बारे में या जानवरों के बारे में लिख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं। तो इंसानी जो मसाइल हैं वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में बिल्कुल जो माहौलियात के इशूज़ हैं वो भी बीच बीच में आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम उनको फेस कर रहे हैं। उनकी वजह से देखिए आप, टेम्परेचर हर साल 0.5 डिग्री सेल्सियस हर साल बढ़ रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, उनकी वजह जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, तो उन तब्दीलियों का हम पर क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, तो उन चीज़ों को देखते हुए लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसी से तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। अफसाना जाहिर है कि अब जो जानवर बर्फ़ के ऊपर रह रहे हैं, जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो वो जानवर मरेंगे। उन जानवरों के मरने से क्या इश्यूज़ खड़े होंगे, क्योंकि माहौलियात तो हर एक चींटी या किसी जरासीम से लेकर के पहाड़, हाथी, वेल, मतलब छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ सब उसमें शामिल है। कोई एक भी चीज़ अगर कम होगी तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो जब गड़बड़ होगी तो जाहिर है हम लोग कहाँ से महफूज रहेंगे। तो ये फिक्र है, ये फिक्र तो कहीं ना कहीं ज़रूर, कड़ियाँ है, एक कड़ी बीच से टूटी तो बिल्कुल। अब देखिए कि जब कोई एक चीज़, कोई एक स्पीसीज़ कम होगी तो हमारा जो कहना चाहिए कि जो ग़िज़ाई ज़ंजीर है वो टूटेगी, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी। तो अफसाने में वो चीज़ें क्यों नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो बस इस बात का ख्याल रख लेता हूँ, बाकी वही इश्यूज़ हैं, कोई नई चीज़ें नहीं हैं। अलबत्ता बस ये है कि सोचने का थोड़ा नज़रिया ये है कि थोड़ा साइंसी हो जाता है, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी अलग लगने लगती हैं। पेशकश अलग है, हाँ, पेश करने का अंदाज जो है वो जी जी उसमें नयापन है। ये है आपके अफसानों में जो आप यहाँ तशरीफ लाए जी, और आज आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई और मुझे उम्मीद है कि कारी जो नाजरीन हैं हमारे, जी जी, उन्हें भी पसंद आएगा आपका इंटरव्यू, और बहुत सारी बातें उन्हें भी सीखने और जानने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आइंदा भी जब आप
जी जी कलकत्ते तशरीफ लाएं तो हमारे स्टूडियो में आएं और बिल्कुल हमें फिर बातें करने का मौका मिले। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।